हेलो एवरीवन, आई एम नीरज मौर्य फ्रॉम चंडीगढ़ एजुकेटर्स। तो आज हम डिस्कस करते हैं पोस्ट कोड 802 का पेपर। ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है? वैसे तो ये क्वेश्चन तो मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बाहर का ही लगा था, बट स्टिल आंसर की में इसका आंसर दिया हुआ था ए। तो अभी फिलहाल तो उसी हिसाब से करके, हाँ, किसी को अगर टॉपिक पता हो तो जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन था। ओके, सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है? थ्री फेज अल्टरनेटर इज कनेक्टेड इन स्टार, each phase is winding is rated 8000 volts and 418 amperes. The alternator is designed to operate at full load output with the power factor of this. अब देखिए यहाँ पे पूछा क्या है कि पावर पावर ऑफ मतलब आउटपुट ऑफ द अल्टरनेटर इन केवीए। केवीए से आपको पहली चीज डिटेक्ट करनी है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है अपरेंट पावर। ठीक है। ओके, तो अपरेंट पावर के क्या फॉर्मूले होते हैं थ्री फेज के लिए? √3 VL इंटू IL इन टर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ लाइन, और अगर फेज के टर्म्स में बोलो तो 3 टाइम्स ऑफ V फेज इंटू I फेज। ठीक है। अगर कोई पूछे कि सर क्या स्टार के लिए वैलिड या डेल्टा के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है, दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर बोथ कंडीशंस, अदर स्टार और डेल्टा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है कि यहाँ पे पूछा गया स्टार कनेक्शन है। ठीक है। अच्छा, स्टार कनेक्शन जैसे ही बोला आपके दिमाग में दो चीजें होनी चाहिए कि स्टार कनेक्शन में जो आपका लाइन वोल्टेज होता है दैट इज √3 टाइम्स ऑफ V फेज, और जो आपका फेज वोल्टेज लाइन करंट होता है दैट इज इक्वल टू आई फेज। तो ये आपके माइंड में ऑलरेडी इनबिल्ट होना चाहिए। ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं आउटपुट पावर। तो यहाँ पे कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, बट हम देख लेते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है। 8000 ईच फेज वाइंडिंग इज रेटेड एट 8000 एंड, तो मतलब बेसिकली हमें करंट, रेटेड करंट और रेटेड वोल्टेज दिया है, तो वी विल यूज दिस फॉर्मूला। तो यहाँ पे जब यस की वैल्यू आप देखोगे तो क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स 3 इंटू वी फेज की वैल्यू क्या है यहाँ पे आपका 8000। वी फेज की वैल्यू यहाँ पे क्या है 8000, और आई फेज की वैल्यू क्या है यहाँ पे दैट इज 418 एम्पियर। अब देखिए यहाँ पे आपको ये जो पावर फैक्टर दिया गया है सिर्फ गुमराह करने के लिए दिया गया है, इसका इसमें कोई रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो एक्टिव पावर पूछता, क्योंकि P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे हो जाता है 3 इंटू V फेज इंटू आई फेज इंटू कॉस ऑफ फाइव। बट यहाँ पे एक्टिव पावर नहीं पूछा है, क्योंकि एक्टिव पावर पूछा तो यहाँ पे यूनिट दिया होता किलोवाट। ठीक है। तो 3 इंटू 8000 इंटू 418 ये आपका। अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा? 24 इंटू 418 इंटू 10⁻³ तो इससे हमें पता चल गया कि आपका केवीए में आने वाला है। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका 24 इंटू 418 ये आपका आ जाएगा 10032। ठीक है। ओके, अब यहां से पूछा क्या गया है 10032, तो बेसिकली आपका आंसर हो जाएगा 10032 kVA। ठीक है। अब यहाँ पे अप्रोक्सीमेट आंसर जो एकदम नियरेस्ट आंसर लग रहा है वो क्या है दैट इज सी। ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक। तो यहाँ पे पावर फैक्टर सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दिखा गया है कि आउटपुट अल्टरनेटर इन केवीए, तो हम सिर्फ फोकस करेंगे अपरेंट पावर पे, ना कि एक्टिव या रिएक्टिव पावर के बारे में। ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एन इनफाइनाइट बस बार शुड हैव या फिर शुड मेंटेन। तो एक बस बार होता है जहां से आप ऐसे समझो कि एक बस बार है, जैसे बस बार इज अ काइंड ऑफ बैंक। जैसे आप बैंक समझते हो ना, उसमें क्या होता है कि आप बैंक में कुछ लोग पैसे दे रहे होते हैं, कुछ लोग पैसे वहां से उठा रहे होते हैं। तो उसी तरीके से जो बस बार होता है वो क्या होता है कि जहां पे कुछ जनरेटर के थ्रू लाइक हाइड्रो पावर प्लांट से सप्लाई दी जा रही है, और कंज्यूमर या लोड को कंज्यूमर साइड पे आपको ट्रांसफर किया जा रहा है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो भी है। ठीक है। ओके, तो कहने का मतलब दिस इज बस बार, और बस बार की दो चीजें हमेशा कांस्टेंट होनी चाहिए। क्या? कि इनफाइनाइट बस बार शुड मेंटेन, तो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट होनी चाहिए,
और आपका यहाँ पे सॉरी फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट होनी चाहिए और वोल्टेज भी कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी मस्ट बी कांस्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट वोल्टेज, दिस शुड बी द प्रॉपर्टी ऑफ इनफाइनाइट बस बार। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, अब 50 हर्ट्ज से ज्यादा वेरिएशन होगा तो हमें प्रॉब्लम आएगी, बट स्टिल अगर कोई पूछे कि कितना वेरिएशन अलाउड है तो +-3% वेरिएशन इन फ्रीक्वेंसी एंड +-6% वेरिएशन इन वोल्टेज इन इंडिया। ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा गया है कि स्पीड एट विच मैक्सिमम टॉर्क इज डेवलप्ड। देखिए, हमें पता है कि एक क्या होता है कि R2 इज इक्वल टू एस एक्स टू, दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क। मतलब ये अगर मैं यहाँ से बात करूं तो ये जो एस टी एस है, स्लिप है, दिस इज एक्चुअली एस टी मैक्स, एस टी मैक्स। ठीक है, हालांकि इसका डेरिवेशन भी बताया जा सकता है, बट स्टिल यहाँ पे अभी इस फॉर्मूले से ही काम चलाते हैं। ठीक है, तो आर टू इक्वल टू एस टी इंटू एक्स टू। ओके, अब यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, स्लिप निकाल सकते हो। तो व्हाट इज एस टी मैक्स, ये कौन सा स्लिप है, वो स्लिप है जिसपे आपका मैक्सिमम टॉर्क आने वाला है। तो यहाँ से जब आप एस टी मैक्स निकालोगे तो कितना आ जाएगा, पॉइंट सॉरी आर टू डिवाइड बाई एक्स टू, और आर टू की वैल्यू कितनी है 0.024 डिवाइड बाई एक्स टू की वैल्यू कितनी है 0.6। ठीक है, अब इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 4/100, मतलब आपकी स्लिप कितनी है 4/100 या फिर 0.04। ठीक है, दैट इज द स्लिप। अब आपको निकालना क्या था, हमें क्या निकालना था, बेसिकली हमें निकालना था स्पीड। तो हमें पता है कि जो स्लिप का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एस इक्वल टू एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस। तो एक बार एन एस अगर देख लें तो क्या होता है 120 एफ अपॉन पी। तो यहाँ पे एन एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 एफ अपॉन पी। तो याद रखना 50 हर्ट्ज एट 4 पोल के लिए आपका जो आता है दैट इज 1500। ठीक है, ओके, तो आप निकाल भी सकते हैं, बट याद भी रहना चाहिए। ठीक है, तो 1500 माइनस एन आर की वैल्यू आपसे पूछी गई है, डिवाइड बाई 1500। अब आपको क्या पूछा गया कि स्पीड एट विच मैक्सिमम टॉर्क इज डेवलप्ड। तो हमने ऑलरेडी उस स्लिप को निकाल रखा है जिसपे हमारा मैक्सिमम टॉर्क डेवलप होगा। कैसे पता, क्योंकि ये जो कंडीशन हमने यूज करी हुई है, दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क। तो यहाँ पे अब स्लिप की वैल्यू कितनी आई हुई है 4/100, 4/100 या फिर 0.04। तो 1500 माइनस एन आर डिवाइड बाई 1500, ये आपका अगर यहाँ पे कैंसिल कर दें तो 60 इज इक्वल टू 1500 माइनस एन आर, या फिर एन आर इज इक्वल टू 1440 आर पी एम। सो दिस इज द रोटर स्पीड विच एट विच टाइम, जब आपका टॉर्क की वैल्यू क्या हो, बेसिकली मैक्सिमम, जब मैक्सिमम टॉर्क डेवलप हो रहा है उस समय जो स्पीड है 1440 आरपीएम है। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे ए काइंड ऑफ डाटाबेस क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है आपसे कि डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मोटर्स ऑफ रेटिंग 50 टू 75 एचपी इज। देखिए, एक डाटाबेस की एक वो होता है कि आप इसके लिए कोई लॉजिक नहीं देख सकते, आपको कहीं ना कहीं एक बार आपको उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, या फिर यूं बोल लीजिए कि आपको उसको एक बार याद करना पड़ेगा। तो जितनी बार भी आपके सामने डाटाबेस क्वेश्चन आए उसे आप अलग से नोट्स करते जाइए, ताकि लास्ट में आपके पास एक डाटाबेस क्वेश्चन की अलग से ही नोट्स बन जाए जिसे आप लास्ट टाइम एग्जाम में देख सकें। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है बी। मतलब आपका जो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन होना चाहिए इंस्टॉलेशन ऑफ मोटर्स किस रेटिंग के 50 टू 75 एचपी, और कितना होना चाहिए 25 टू 38 सेमी। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है, मैक्सिमम टॉर्क ऑफ अ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज गिवन बाय। देखिए, वैसे तो आप ये सारा फार्मूला आपको कराया जाता है क्लासरूम में, बट स्टिल अगर आपको एग्जाम टाइम में भी एक फार्मूला अगर याद करने को बोला जाए तो एटलीस्ट एक फार्मूला आपको हमेशा याद होना चाहिए, दैट इज 3 इंटू ओमेगा एस
इंटू एस टाइम ऑफ एस ई टू का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, एक एक स्टेप आपको मतलब क्लास में कराया जाता है, ठीक है। फिलहाल अभी यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं तो हम यहाँ पे उस चीज को डिस्कस नहीं कर सकते। अदरवाइज आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाता कि एक स्टेप से कि एक्चुअली ये फॉर्मूला आता कहाँ से, ठीक है। ओके, तो ये फॉर्मूला एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए क्या कि 3/ओमेगा s इंटू एस ई टू स्क्वायर डिवाइड बाई आर टू स्क्वायर प्लस एस एक्स टू स्क्वायर इंटू आर टू, ठीक है। ओके, इस पे हम काफी कुछ थोड़ी बहुत सीखने की कोशिश करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए यहीं पे ये तो जनरल टॉर्क का फॉर्मूला हो गया। अगर इसी में से आपसे पूछ लिया जाए कि जो टॉर्क होता है, टॉर्क एट हाई स्लिप मतलब जब आपका बहुत धीमे धीमे आपकी मोटर चल रही हो, ठीक है, दैट इज द हाई स्लिप। तो उस समय जो टॉर्क होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई टू स्क्वायर इंटू आर टू डिवाइड बाई यस इंटू एक्स टू जीरो का होल स्क्वायर। फिर से बोल रहा हूँ डेरिवेशन सबका एक एक डेरिवेशन है, बट स्टिल अभी यहाँ पे वो टाइम की बाउंडेशन है तो वो चीज नहीं करा सकते। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फुल लोड टॉर्क का जनरल एक्सप्रेशन, दैट इज इक्वल टू एस ई टू का होल स्क्वायर डिवाइड बाई आर टू। तो यहाँ से आप एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि जो स्टार्टिंग के टाइम में, स्टार्टिंग मतलब जब बहुत धीमा धीमे से स्टार्ट हो रहा है मोटर, तो स्टार्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोटर रेजिस्टेंस, बट फुल लोड टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रोटर रेजिस्टेंस। इसका प्रैक्टिकल भी आपको क्लास में बता दिया जाता है कि ऐसा होता क्यों है। खैर यहाँ पे आगे देखते हैं। तो 3/ओमेगा s एस ई टू स्क्वायर आर टू स्क्वायर प्लस एस एक्स टू का होल स्क्वायर इंटू आर टू। अब इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द मैक्सिमम टॉर्क। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना, अभी कुछ देर एक क्वेश्चन पहले हमने बात किया व्हाट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क। तो आर टू इज इक्वल टू एस एक्स टू जीरो, एस एक्स टू जीरो, दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क, आपको याद ही होगा। ओके, इसका मतलब जहां पे आर टू है अपन क्या रख सकते हैं, यस एक्स टू। तो अगर हम उसे यहाँ पे पुट करते हैं तो t इज इक्वल टू 3/ओमेगा s इंटू एस ई टू का होल स्क्वायर डिवाइड बाई आर टू की जगह पर क्या रख सकते हैं, एस एक्स टू जीरो का होल स्क्वायर प्लस एक ऑलरेडी था एक्स एक्स टू जीरो का होल स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब इसको देखिए आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा लेंथी पड़ रहा है, बट एक्चुअली ऐसा कुछ होता नहीं है, सारी चीजें मन में सॉल्व करी जाती हैं, बट आपको एक बार प्रैक्टिस होनी चाहिए, मतलब आपको एक दो बार करना होगा पहले। इंटू आर टू, ठीक है। तो ये हमारा एस एक्स टू स्क्वायर एस, ये आपका आर टू की जगह मैंने एस एक्स टू जीरो रख दिया। ये मैंने क्यों रखा, क्योंकि वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम टॉर्क। तो मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन हमने यूज करी और आर टू की जगह रख दिया एस एक्स टू जीरो। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं, तो देखिए टॉर्क का क्या वैल्यू आया हुआ है, 3/ओमेगा s इंटू एस टाइम ऑफ ई टू का होल स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ पे टू टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, यस इंटू एक्स टू जीरो का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो दैट इज 2a स्क्वायर। तो उस रेफरेंस में मैं आपको ये बोल रहा हूँ, ठीक है। इंटू इंटू और क्या हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज आर टू। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे ए 3/ओमेगा s को जैसा कि क्वेश्चन में के दिया हुआ है तो अपन के मान सकते हैं, ठीक है। के क्वेश्चन में दिया हुआ है कि के कांस्टेंट के फॉर्म में, तो यहाँ पे अब देखिए ये टू टाइम्स ऑफ, मतलब यहाँ पे यस यस ये आपका ई टू का होल स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, टू इंटू एस, सॉरी टू इंटू यस स्क्वायर इंटू एक्स टू जीरो का स्क्वायर, ठीक है। एक्स टू जीरो मतलब स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस, ओके। और इंटू आर टू, यहाँ पे आ जाइए, देखिए एक यस आपका यहाँ से पावर इसका कैंसिल हो गया, तो बेसिकली आपका क्या बच रहा है, के इंटू ई टू का होल स्क्वायर डिवाइड बाई अभी यहाँ पे टू इंटू एक्स टू बच रहा है इंटू इंटू अभी देखिए यहाँ पे क्या बच रहा है, एक ऊपर आर टू बच रहा है और नीचे आपका यहाँ पे क्या है, एक्स टू जीरो का स्क्वायर है यहाँ पे, और एक यस पावर कैंसिल हो चुका है तो यहाँ पे एक यस बचा हुआ है। और अगर आपको याद हो तो हमने कंडीशन क्या देखी थी कि आर टू इज इक्वल टू यस एक्स टू जीरो, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि
यहाँ पे आर टू अपॉन यस, दैट इज व्हाट आर टू अपॉन एस, दैट इज व्हाट एक्स टू जीरो, एक्स टू जीरो। तो अब इसको अगर हम यहाँ पे देखें तो ई टू का होल स्क्वायर डिवाइड बाई टू इंटू एक्स टू जीरो का पावर है, आर टू बाई एस को अपन क्या लिख सकते हैं एक्स टू जीरो, और एक्स टू जीरो का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एक पावर कैंसिल हो जाएगा, बेसिकली एक पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। और आपका जो फाइनल एक्सप्रेशन बचेगा टॉर्क का क्या है वो के इंटू ई टू का होल स्क्वायर डिवाइड बाई टू एक्स टू, ठीक है, के इंटू ई टू का होल स्क्वायर डिवाइड बाई टू एक्स टू। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर टी मैक्सिमम, ठीक है। obvious बात है जब ये क्लास में कराई जाती है तो आपसे अच्छे से याद करवा दिया जाता है। अभी हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, एग्जाम कुछ दिन बाकी है, उसके पहले जितने कॉन्सेप्ट पे काम कर सकते हैं अपन उस चीज को कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ आंसर के पीछे हमें नहीं भागना है, उसके पीछे के सारे कॉन्सेप्ट को समझना है। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो क्या है कि आपका जो यहाँ पे आंसर आया हुआ है कौन सा है, के टाइम्स ई टू स्क्वायर डिवाइड बाई टू एक्स टू, दैट इज ऑप्शन ए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि विच राइटली गिव्स द एडवांटेज ऑफ यूनिवर्सल मोटर। तो पहली बात तो आपको ये पता है कि यूनिवर्सल मोटर के बारे में कि ये क्या होता है एसी और डीसी दोनों पे चल रहा होता है, ठीक है। अब इसकी जो स्पीड होती है नॉर्मल स्पीड से, जैसे हमारी जो स्पीड होती है 50 हर्ट्ज पे वो 3000 तक होती है, तो इसकी जो यूनिवर्सल स्पीड की मोटर, यूनिवर्सल मोटर की स्पीड होती है दैट इज स्टार्ट फ्रॉम द बेसिकली कहाँ से 3600 आरपीएम से, ठीक है। तो अगर आपने देखा होगा कभी कंपेयर कराया कराया जाना होता है कि डीसी पे ज्यादा अच्छा होता है या एसी पे, तो obvious बात है एसी के केस में लॉसेज ज्यादा होते हैं, तो डीसी यूनिवर्सल मोटर इज मोर इफिशियंट देन एसी, ठीक है। तो यहाँ पे एक ग्राफ दिखाते हैं आपको टॉर्क और यहाँ पे सपोज स्पीड। तो एक दो चीजें समझिए, एक तो स्पीड वेरीज फ्रॉम, देखिए आपको यहाँ पे दो चीजें समझ में आ सकती हैं कि ए तो ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि स्पीड यहाँ पे 1000 और 7000 आरपीएम है जो कि बहुत ज्यादा है। तो बेसिकली या तो स्पीड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। बट अब यहाँ पे एक चीज देखो, इसमें क्या बोला है आगे कि हाई टॉर्क एट लो एंड इंटरमीडिएट स्पीड, लो एंड इंटरमीडिएट स्पीड। तो आप यहां से ध्यान से देखिए, जब आपका जब आपका स्पीड लो है, जब आपका स्पीड लो है तो उस समय जो टॉर्क है, जब आपका लो स्पीड है उस समय जो टॉर्क है क्या है हाई है, ठीक है। इवन जब आपका इंटरमीडिएट स्पीड है तब भी टॉर्क क्या है हाई है, तो हाई टॉर्क एट लो एंड इंटरमीडिएट स्पीड्स। बट और यहाँ पे जब आपका टॉर्क क्या है बेसिकली, टॉर्क जब टॉर्क की वैल्यू हाई होने पे स्पीड कम है और जब स्पीड की वैल्यू ज्यादा है तो उस समय टॉर्क की वैल्यू कम है। तो काइंड ऑफ ये आपको यहाँ से इस ग्राफ से अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो। सो आंसर विल बी सी, क्यों, क्योंकि हाई टॉर्क हाई टॉर्क दिस इज द टॉर्क, हाई टॉर्क एट लो स्पीड। तो देखो नीचे ग्राफ क्या हो रहा है, नीचे जब स्पीड की वैल्यू कम है तो टॉर्क की वैल्यू उतनी ही ज्यादा है, तो हाई टॉर्क एट लो एंड इंटरमीडिएट स्पीड्स। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है स्टेप एंगल। तो स्टेप एंगल जैसा कि हम पढ़ते हैं डिटेल में हम पढ़ते हैं, पूरा डेरिवेशन करते हैं स्टेप एंगल कहाँ पे, स्टेपर मोटर में, ठीक है। स्टेप एंगल होता क्या बेसिकली 360 डिवाइड बाई एन इंटू पी की नंबर ऑफ रोटर टीथ एंड नंबर ऑफ फेजेस, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन ए और बी में है, और यहाँ पे जो पल्स फ्रिक्वेंसी रिजोल्यूशन होता है ये आपको डायरेक्ट लिखवाया जाता है, तो वो क्या है बीटा बाई एफ इंटू 360। सो आंसर विल बी बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 में एक टर्म्स है, क्या है एनर्जी इफिशियंट मोटर ईईएम। तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझिए, एनर्जी इफिशियंट मोटर क्या होता है। हम उसमें बहुत सी चीजें देखिए, ऑब्वियस बात है एनर्जी इफिशियंट मोटर नॉर्मल रेटेड पे ही होती है, बहुत ज्यादा हाई पावर पे नहीं करी जा सकती। कहने का मतलब एनर्जी इफिशियंट मोटर का मतलब ये होता है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना उसमें से एनर्जी सेव कर सकते हो।
अब एनर्जी को सेव करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं कि लाइक जैसे कि स्टेटर की कॉइल है तो उसे कॉपर से बनाओ, मतलब जो मोस्ट कंडक्टिंग मटेरियल है उसके थ्रू बनाओ, जो कॉपर बार्स हैं उनको रोटर से बनाओ, या फिर जो स्टील है जहां पे लॉसेज हो सकते हैं, ठीक है, उनको हाई क्वालिटी की स्टील कर दो। उसके बाद जैसे कि जो रोटर और स्टेटर है उनमें मिनिमम से मिनिमम गैप रखो, या फिर आप जो भी वियर एंड टीयर मशीन में हो रहा है उसे रिड्यूस करो। मतलब जो भी पॉसिबिलिटीज है एनर्जी सेव करने की उसे आप करो, और इस विद द हेल्प ऑफ एनर्जी एफिशिएंट मेथड हम जो एनर्जी एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स होते हैं उनको हम एफिशिएंट बना सकते हैं 80 टू 100%। हाँ चलो 100% थोड़ा यहाँ पे 80 टू 100% तक बनाया जा सकता है, ठीक है। ओके, यहाँ पे आपका और ये क्या बोला गया कि आर मोर एफिशिएंट टू एक्चुअली इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, डी, कि यहाँ पे क्या हो जाता है, मोर एफिशिएंट देन स्टैंडर्ड मोटर्स लोडिंग एंड आल्सो वेरी गुड एफिशिएंसी ड्यूरिंग लाइट कंडीशन, ठीक है। तो आंसर विल बी 2 to 3%, 80 to 100 काइंड ऑफ दिस इज आल्सो दिस क्वेश्चन विल आल्सो कम अंडर द डाटाबेस क्वेश्चन। तो आई होप आप इसे अगली बार के लिए याद रखोगे, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि लाइन करंट विच इफिशियंसी ऑफ अ डीसी मशीन इज मैक्सिमम। देखिए कहीं भी, चाहे वो डीसी मशीन हो चाहे ट्रांसफार्मर हो, जब भी हम मैक्सिमम इफिशियंसी की बात करते हैं हमारे दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए, क्या, कि कांस्टेंट लॉस शुड बी इक्वल टू वेरिएबल लॉस, वेरिएबल लॉस। और हमें पता है कि जो कोर लॉस होता है दैट इज कांस्टेंट लॉस, और जो आपका आयरन या सॉरी जो आपका कॉपर लॉस होता है दैट इज वेरिएबल लॉस, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ये बोल सकते हैं कि आई एल स्क्वायर इंटू आर ए, दिस इज द वेरिएबल लॉस, दिस इज द वेरिएबल लॉस। और कांस्टेंट लॉस में मतलब हम उसे अगर रिप्रेजेंट करें कि कोर लॉस, तो वो आपका पी सी से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं कि आई एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी सी डिवाइड बाई आर ए, दिस इज द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा आपका ए, पी सी डिवाइड बाई आर ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द डीसी सीरीज मोटर्स आर प्रीफर्ड फॉर ट्रैक्शन एप्लीकेशन बिकॉज। तो अब देखिए सीरीज मोटर ट्रैक्शन के लिए प्रीफर करते हैं, आप सबको पता है। रीजन क्या है, रीजन यही है क्योंकि टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, फाई इंटू आई ए। एंड फॉर सीरीज, सीरीज क्या होता है, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए। क्यों, क्योंकि जो सीरीज में फील्ड वाइंडिंग लगी होती है उसमें से लोड करंट आपका जा रहा होता है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, जितना ज्यादा फ्लक्स उतना ज्यादा करंट। तो मतलब हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए का स्क्वायर, ठीक है। टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइव इंटू आई ए, या फिर टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि फॉर अ सीरीज मोटर फॉर ट्रैक्शन एप्लीकेशन बिकॉज, तो टॉर्क और आर्मेचर करंट के बारे में बात करी गई है। तो हम यहाँ से साफ साफ देख सकते हैं कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर्मेचर करंट, ठीक है, स्क्वायर ऑफ द आर्मेचर करंट। हालांकि वो स्क्वायर ऑप्शन में नहीं है बट स्टिल प्रोपोर्शनल तो है। तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट। और बात करते हैं अपन स्पीड की। तो देखिए पहले स्पीड में आपको ये पता है कि स्पीड होता क्या है कि यहाँ पे एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फाइव, ठीक है, एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फाइव। और हमें पता है कि फाइव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए फॉर सीरीज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन अपॉन डायरेक्टली इनवर्सली, मतलब फाइव, फाइव की जगह अपन आई कर सकते हैं, ठीक है, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आई, ठीक है। अब यहां से अगर मैं आई ए की वैल्यू देखूं तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट टी, मतलब आई ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी। तो मतलब मैं यहाँ पे स्पीड की जगह क्या यहाँ पे कर सकता हूँ, आर्मेचर करंट की जगह क्या कर सकता हूँ, अंडर रूट टी यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि देखिए यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि जो टॉर्क है, जो टॉर्क है, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर, सॉरी, द टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द आर्मेचर करंट एंड स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टॉर्क। तो यहाँ से आप साफ साफ देख सकते हैं कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर्मेचर स्क्वायर एंड स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टॉर्क, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो सीरीज मोटर ट्रैक्शन के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि अ 50 kVA ट्रांसफार्मर हैज ऑन फुल लोड अ कॉपर लॉस।
तो अगेन वही आपका इफिशियंसी मैक्सिमम, एक ही चीज याद रखना है, आयरन लॉस इक्वल टू कॉपर लॉस। बट यहाँ पे देखिए, अब आपको एग्जैक्ट जरूरी नहीं है कि आपका जो मैक्सिमम इफिशियंसी हो फुल लोड पे हो। तो कहने का मतलब, इसलिए हम यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करते हैं, एक सिंपल सा एक्स से। तो एक्स स्क्वायर इंटू क्या होता है, फुल लोड कॉपर लॉस इज इक्वल टू, बेसिकली क्या हो जाएगा, कांस्टेंट लॉस। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट लॉस। अब देखिए, अब कुछ होगा सर, फुल लोड कॉपर लॉस इक्वल टू कांस्टेंट लॉस होगा क्या मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए, तो आंसर इज नो। जरूरी नहीं है कि आपका जो मैक्सिमम इफिशियंसी है वो फुल लोड पर ही आए। हाँ, क्वेश्चन में मेंशन कर दिया तो आप बता सकते हो, बट यहाँ पे देखिए इसने मेंशन नहीं किया, इसने बोला कि फाइंड द लोड एट विच इफिशियंसी इज मैक्सिमम। तो बेसिकली अब पहले तो अपन यक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो यक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट कांस्टेंट लॉस। व्हाट इज द कांस्टेंट लॉस, कांस्टेंट लॉस इज 500। व्हाट इज द फुल लोड कॉपर लॉस, दैट इज 600। मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 5/6। दिस कैन बी रिटेन एज, अगर मैं ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो अंडर रूट 30 डिवाइड बाई 6। आई होप समझ में आ गया होगा, ऊपर नीचे अंडर रूट 6 से मल्टीप्लाई करने पे। तो मतलब यहाँ पे 5 × 6, ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे भी 30, यहाँ पे भी 36, तो अंडर रूट 30 × 6। ठीक है, ओके। अब देखते हैं, तो ए तो आ गई यक्स की वैल्यू। क्या हमें लोड, मतलब हम ए तो मतलब वो फ्रैक्शन ऑफ एक्स है, वो फ्रैक्शन है जिसपे हमें क्या मिलने वाला है, बेसिकली जिसपे हमें मैक्सिमम इफिशियंसी मिलेगी। बट यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, लोड। लोड एक्चुअली, लोड बोलना ज्यादा ए बोल सकते थे कि लोडिंग काइंड ऑफ पावर की बात हो रही है। तो पावर क्या है, देखो पावर होता क्या बेसिकली, सिंपल देखिए, अगर ये लोड की बात करते हैं, रेटेड लोड, तो रेटेड लोड क्या होता है, रेटेड वोल्टेज इंटू रेटेड करंट, रेटेड ही रेटेड इंटू आई फुल लोड करंट, अगर रेटेड लोड की बात करें। बट यहाँ पे वो रेटेड लोड नहीं पूछा रहा है आपसे, आपसे क्या पूछ रहा है कि वो वाला लोड बताओ जितने पे आपका इफिशियंसी मैक्सिमम है। तो हमने वो लोड तो निकाल, मतलब वो फ्रैक्शन ऑफ एक्स निकाल लिया जिसपे लोड मैक्सिमम हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं, वो लोड की वैल्यू, याद रखिए मैं यहाँ पे रेटेड नहीं लिख रहा हूँ, लोड क्या हो जाएगा बेसिकली, एक्स टाइम ऑफ, एक्स टाइम ऑफ क्या, भी रेटेड इंटू इंटू आई रेटेड। या फिर दूसरी लैंग्वेज में अगर मैं थोड़ा और इजी में बताऊं, तो जो लोड है, क्या उस समय जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना है, एक्स टाइम ऑफ आई एफ एल इंटू भी रेटेड। और यहाँ पे जो आपका भी रेटेड इंटू आई एफ एल इंटू यक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यक्स की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 30/6। तो पहले भी रेटेड और आई रेटेड की वैल्यू कितनी है, वो क्वेश्चन में देख लेते हैं। रेटेड लोड कितना है, 50 kVA। कितना है, 50 kVA, 50 kVA अंडर रूट कितना हो जाएगा, 30/6। अब देखिए 30, अब यहाँ पे आपके पास कैलकुलेटर तो है नहीं, तो अंडर रूट 30 की वैल्यू आप ऐसे समझ सकते हो कि आपका 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, 6 का स्क्वायर करोगे तो 36, मतलब ये बीच में ही आ रहा है एक तरीके से। तो लगभग अप्रोक्सीमेटली उसकी वैल्यू हो सकती है 5.5 डिवाइड बाई 6 इंटू 50 kVA। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अब इसे अगर हम सॉल्व करते हैं, अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे अगर ये पॉइंट को हटा के, यहाँ पे पॉइंट हटा के जीरो कर लिया, तो बेसिकली 55 × 5 डिवाइड बाई 6, 55 × 5 डिवाइड बाई 6। ठीक है, 25 2 27, 275 डिवाइड बाई 6। तो अब इसे अगर हम डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 6 × 4 24 3 5, तो ये आ जाएगा आपका 45.8 के आसपास, 8 kVA। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके आसपास कोई आंसर है क्या, 45 अगर कोई आंसर होगा तो वी विल गो फॉर इट। ठीक है, तो 45.64, हाँ तो ठीक है, हमारा आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर से। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, द मूविंग कॉइल कंसिस्ट ऑफ 300 टर्न्स वाउंड ऑन अ फॉर्मर ऑफ डायमेंशन। तो
हमें पता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, मूविंग कॉइल मतलब पीएमएमसी की बात कर रहे हैं, और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क में क्या हो जाता है, बी इंटू आई इंटू एन इंटू ए। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पे डायमेंशन दिया हुआ है, तो वहां से अपन एरिया निकाल सकते हैं, 3 इंटू, उसके बाद नंबर ऑफ टर्न्स दिया है, ओके बहुत अच्छी बात है, और उसके बाद फ्लक्स डेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है वो भी डन है। ये सारी क्वांटिटी दे रखी है, क्या करंट दिया हुआ है, नो करंट तो दिया ही नहीं है। तो अगर करंट नहीं दिया है तो आई डोंट थिंक कि एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन इनसफिशियंट डाटा की वजह से मैं नहीं सॉल्व कर सकता इसको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको करंट नहीं दिया गया बेसिकली। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, 14 में क्या पूछा है, कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये वैसे तो इस टॉपिक को मैंने, आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर नंबर 3 में देख सकते हैं, काफी डिटेल में समझाया हुआ है मैंने, वहां पे सारा फॉर्मूला वहां पे डिराइव कराया है। बट स्टिल यहाँ पे अगर मैं बहुत शॉर्ट में बताऊं तो देखो, जब भी हम बात करते हैं, जब भी हम बात करते हैं कंडक्ट इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी की, तो एक्चुअली क्या होता है, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस कंडक्टिविटी ऑफ होल्स। ठीक है, ऑब्वियस बात है दोनों होते हैं, तो दोनों की वजह से डजेंट मैटर कि आपका डोमिनेट कौन करता है। अभी मैं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों होते हैं, कोई भी सेमीकंडक्टर मटेरियल है। ठीक है, तो अगर वहां पे है तो ऑब्वियस बात है दोनों की वजह से क्या करेगा, कंडक्टिविटी आएगी। एक बात याद रखना, जब भी आपसे कोई कंडक्टिविटी पूछे ना, तो याद रखना एक ही फॉर्मूला, एन क्यू इंटू म्यू। म्यू इज द मोबिलिटी, क्यू इज द चार्ज, एन इज द कंसंट्रेशन, मतलब आप कितना ज्यादा अमाउंट में है बेसिकली। तो अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो एन इंटू क्यू, देखो ये मैं यहीं से लिख रहा हूं, इसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो एन क्यू इंटू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस एन, यहाँ पे होल्स पूछा है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, होल्स पूछ रहा है, तो अगेन क्या हो जाएगा, एन इंटू क्यू इंटू मोबिलिटी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, तो एन क्यू, तो एन क्यू अगर हम कॉमन ले लेते हैं, एन क्यू कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मोबिलिटी ऑफ प्रोटॉन। और हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन की चार्ज होती है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई, तो ई इंटू एन आई इंटू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को ई से रिप्रेजेंट करो, या तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को एन से रिप्रेजेंट करो, तो म्यू एन एंड म्यू पी, एंड दिस इज द कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक मटेरियल। आई होप आप लोग को ये आइडिया लग गया, बट इससे इससे भी ज्यादा डिटेल में और अच्छे से समझना है तो मैंने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 3 में ये सारी चीजें, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 दोनों में ये बहुत अच्छे से आपको समझाया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि रियल डायोड, सॉरी विच आर, हाँ रियल डायोड कंटेन्स बैरियर पोटेंशियल ऑफ V नॉट 0.7। तो ये तो आपका बेसिकली आप यहाँ से साफ साफ देख सकते हो, क्या यहाँ पे क्या है कि रियल डायोड कंटेन्स बैरियर पोटेंशियल ऑफ V नॉट। तो जर्मेनियम का क्या होता है, जर्मेनियम का, जर्मेनियम का यहाँ पे आ जाता है 0.3, जर्मेनियम का कितना होता है 0.3, और जो सिलिकॉन होता है, जो आपका सिलिकॉन होता है वो कितना होता है 0.7। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो, ऐसा वैसे तो काफी में किसमें किसमें ऑप्शन दिया हुआ है, 0.7 फॉर सिलिकॉन, 0.3 फॉर जर्मेनियम, 0.7 सिलिकॉन, तो मतलब दो है। तो अब यहाँ पे आप याद रखिए कि जो रियल डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होता है दैट इज नियरली अबाउट 25 ओम, 25 ओम। ठीक है, सो आंसर विल बी व्हाट, 15 का आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि AC वोल्टेज एंड AC वोल्टेज ऑफ पीक वैल्यू ऑफ 15 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ सिलिकॉन डायोड एंड डायोड रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलो। तो देखिए जब ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, डायग्राम बनाना होता है। जब आप डायग्राम बनाते हो तो उससे आपको बहुत ही अच्छे से चीजें पता चलने लगती हैं। तो दिस इज योर डायोड। अब यहाँ पे बोला गया कि एक लोड लगाया गया है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक लोड है, और ये जो लोड की वैल्यू है वो कितनी है, 1 किलो ओम, 1 किलो ओम, या फिर अपन बोल सकते हैं क्या कि 1000
ओम। और यहाँ पे जो डायोड है उसकी मैक्सिमम वोल्टेज है 15 वोल्ट, मैक्सिमम वोल्टेज है 15 वोल्ट, कनेक्टेड इन सीरीज विद सिलिकॉन डायोड। तो सिलिकॉन डायोड है तो हमारे पास इसको रिप्लेस करने के दो ऑप्शन है कि हम इसे क्या मान सकते हैं 0.7, और अगर कुछ रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो रेजिस्टेंस कितना दिया हो 15 ओम, तो हम इसकी जगह इस सर्किट को रिप्लेस कर सकते हैं। तो मतलब दिस इज रिप्रेजेंटेशन एंड दिस इज मतलब ए इसी का रिप्रेजेंटेशन है, तो एक ही बात है। अब देखिए, अब यहाँ पे जब किसी स्टैंड पे -+15, जब भी आप ये फॉरवर्ड थायरिस्टर आपका जब भी चलेगा किसमें मतलब फॉरवर्ड बायस में ही बात करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं इस सर्किट में मतलब इस सर्किट में अगर मैं मैक्सिमम करंट की बात करूँ तो मैक्सिमम करंट होता क्या है, बेसिकली टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। तो टोटल वोल्टेज कितना 15 माइनस 0.7 दैट इज 14.3 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना है एक 1000 प्लस 15, तो 1015 दिस इज योर टोटल रेजिस्टेंस। मतलब ये आपका देखिए फिर से सोच लीजिए, यहाँ पे वोल्टेज है मैक्सिमम वोल्टेज, क्यों मैक्सिमम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उसने बोला है कि पीक जो मैक्सिमम वोल्टेज रहेगी उसी के करस्पॉन्डिंग आपकी पीक करंट भी आएगी। तो 15 माइनस 0.7 दैट इज 14.3, 14.3 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस 15 ओम इसका एंड 1 किलो ओम इसका, तो 1014 ओम। और ये आप जब आप इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये आपका कितना आ सकता है, ये आपका आ जाएगा लगभग 14.08 मिली एम्पियर, ठीक है 08 मिली एम्पियर, दिस इज द आईपी। बट यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन में ऐसा दिख नहीं रहा है, बट हाँ कि अगर एक अप्रोक्सीमेशन की बात करें तो मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये आपका आंसर सी होना चाहिए, ठीक है मेरे हिसाब से, क्योंकि मतलब जो मुझे लग रहा है 15 माइनस 0.7, क्योंकि इस पूरे सर्किट में दो ही वोल्टेज सोर्स है, एक ए और एक ए। तो ऑब्वियस बात है जब फॉरवर्ड मोड होगा तभी ये काम करेगा, तो उस समय हम थायरिस्टर को मतलब सॉरी डायोड को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0.7 से। तो 15 माइनस 0.7 दैट इज 15 14.3 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस 1000 तो 1015 मिली एम्पियर, ठीक है। दिस इज द आई पीक करंट इन द सर्किट। क्लियर है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, रिपल फैक्टर। देखिए एक पहले तो थोड़ा सा रिपल फैक्टर का मतलब समझिए आप, ठीक है। रिपल फैक्टर होता क्या है, रिपल फैक्टर जब आप एसी को कन्वर्ट कर रहे होते हो डीसी में, तो डीसी में आपकी डिजायरेबल क्या है दैट इज डीसी, बट उसमें कुछ पल्सेटिंग आपको मिलता है, कुछ पल्सेटिंग मिलता है, मतलब इट ऑल्सो कंटेनिंग एसी सम एसी हार्मोनिक्स, एसी पोर्शन, ठीक है। तो आप इतना समझिए कि अगर कोई बोले व्हाट इज रिपल फैक्टर, तो रिपल फैक्टर इज अनडिजायरेबल अनडिजायरेबल डिवाइड बाई डिजायरेबल डिवाइड बाई डिजायरेबल, ठीक है अनडिजायरेबल डिवाइड बाई डिजायरेबल। अब अगर आपका आउटपुट डीसी है तो कहीं ना कहीं जो भी एसी कंपोनेंट बच रहा है, एसी कंपोनेंट वो आपका क्या हो जाएगा दैट इज अनडिजायरेबल डिवाइड बाई डिजायरेबल, वो मतलब आपका डीसी या एवरेज वैल्यू, डीसी बोलो या एवरेज वैल्यू बोलो एक ही बात है, तो डिवाइड बाई एवरेज वैल्यू, ठीक है। ओके, अब देखिए जब भी आपको पता चलता है जो एसी कंपोनेंट है, तो एक्चुअली एसी कंपोनेंट आपको एग्जैक्टली ऐसे तो पता चलेगा नहीं, हाँ अगर टोटल आपके पास है, टोटल मतलब आरएमएस जो जो भी आउटपुट आया है उसकी आरएमएस वैल्यू है, और उसमें से अगर आप जो एवरेज वैल्यू है, समझ रहे हो, जैसे मतलब कि ए प्लस बी इज इक्वल टू जेड, आपके पास क्या है जेड है मतलब टोटल वैल्यू है, आपके पास एवरेज वैल्यू है मतलब ए है, तो बी के लिए आप क्या करोगे एक हटा दोगे, ठीक है। उसी सेम मैनर में आरएमएस माइनस आपका क्या हो जाएगा भी एवरेज, ठीक है आरएमएस का है इसलिए ये अंडर रूट आता है, सारी चीजें हम फुल कोर्स में बहुत डिटेल में देखते हैं, ठीक है। ओके, तो बेसिकली बेसिकली यहाँ पे डिवाइड बाई एवरेज, एवरेज मतलब भी एवरेज, ठीक है। तो क्योंकि ये सारी चीजें तब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब आप असिस्टेंट इंजीनियर की प्रिपरेशन कर रहे होते हो। हालांकि जेई के लिए भी नो डाउट ये आपका पेपर है, जेई का ही पेपर है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं ये सारे नहीं आ सकते, तो पेपर तो कुछ भी आ सकता है, आपको अपने साइड से प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आप बाद में ब्लेम ना कर सको पेपर को, ठीक है।
तो रिपल फैक्टर, तो वी आर एम एस स्क्वायर माइनस भी। अब इसी चीज को अगर मैं इसको अंदर ले जाऊं बेसिकली, तो यहाँ पे आपका जो रिपल फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, अगर इसे मैं भी एवरेज को अंदर ले गया तो आर एम एस अपॉन एवरेज का होल स्क्वायर माइनस वन। और इसी चीज को आर एम एस अपॉन एवरेज आपको भी पता है क्या होता है, फॉर्म फैक्टर का होल स्क्वायर माइनस वन। दैट इज योर रिपल फैक्टर फार्मूला। आई होप समझ में आ गया होगा। ओके, तो इसी फॉर्मूले में जब हम आरएमएस और एवरेज की वैल्यू इंडिविजुअल निकाल करके हाफ वेव रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर का जब हम कैलकुलेट करते हैं, तो वहां पे आपको जो मिलेगा वो क्या होगा कि जो आपका हाफ वेव रेक्टिफायर है, हाफ वेव रेक्टिफायर मतलब कुछ ऐसा कि जितने में इनपुट के एक साइकिल उतने में आउटपुट के भी एक ही साइकिल बेसिकली। ठीक है, तो दिस इज तो, और तो इसका जो रिपल फैक्टर होता है वो obvious सी बात है ज्यादा होगा, इसमें ज्यादा कंटेन होगा, मतलब डीसी के पास नहीं होगा। ठीक है, तो 1.21। और जो आपका फुल वेव रेक्टिफायर होता है, इस सारी चीजों का फार्मूला डेरिवेशन करा के सारा चीजों को आपके नोट्स में कराया जाता है। ठीक है, ओके, तो ए आपका कितना हो जाएगा बेसिकली, ए आपका हो जाएगा 0.482। ठीक है, ओके, सो आंसर विल बी डी, आंसर विल बी डी। ठीक है, 17 का डी। आगे देखते हैं, पावर रेटिंग, चूज द करेक्ट आंसर। क्या बोला है कि देखो, पहले तो आप ये बात समझो कि ये जो जेनर डायोड होता है, जेनर डायोड की पावर रेटिंग क्या होती है कि जेनर डायोड हमें पता है कि वो रिवर्स मोड में काम करता है। एक वोल्टेज रेटिंग होती है, वोल्टेज रेटिंग का मतलब ये होता है कि वो मैक्सिमम वोल्ट मतलब उस वो मिनिमम वोल्टेज जहां से वो क्या करे, रिवर्स बायस में आ जाए और वोल्टेज को स्टेबलाइज करना स्टार्ट कर दे, दैट इज अबाउट वोल्टेज रेटिंग। बट यहाँ पे पावर रेटिंग की बात कर रहे हैं, तो पावर रेटिंग का मतलब क्या है कि वो मैक्सिमम पावर जिससे मतलब बिना किसी डैमेज के अगर वो झेल सकता है, वो मैक्सिमम पावर जो बिना किसी डैमेज के झेल सकता है, दैट इज नोन एज इट्स पावर रेटिंग, दैट इज पीजेटेम। ठीक है, ओके, तो मैक्सिमम पावर विच जेनर डायोड कैन हैंडल, तो ये आपको कहाँ कहाँ पे दिख रहा है, एक तो यहाँ पे विदाउट डैमेज, मिनिमम नहीं हो सकता, मिनिमम नहीं हो सकता, द मैक्सिमम पावर, तो ये आपका दो ऑप्शंस बच रहे हैं। बट याद रखिए जो इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल यूज किया जाता है, वो जो जेनर डायोड की रेटिंग होती है 1/4 वाट से 50 वाट तक होता है, तो आंसर विल बी सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, इन अ कॉमन बेस ट्रांजिस्टर सर्किट कलेक्टर, तो देखिए सिंपल सा है, अल्फा, अल्फा क्या होता है बेसिकली आपका आई सी अपॉन आई ई। ठीक है, आई सी अपॉन आई ई, तो यहाँ पे आई सी क्या हो जाएगा, आई ई क्या होता है, आई बी प्लस आई सी। अब देखिए यहाँ पे आईसी की वैल्यू कितनी है, 0.96 मिली एम्पियर, तो इन सबको मिली में कर लेते हैं तो हमें कोई यूनिट का हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आईबी की वैल्यू कितनी है, आईबी की वैल्यू कितनी है, माइक्रो को अगर हम 40 माइक्रो एम्पियर को अगर हम मिली एम्पियर में बदलें तो बेसिकली कितना हो जाएगा, 0.04 मिली एम्पियर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, बेस करंट कितना हो जाएगा, 0.04 प्लस सारे मिली एम्पियर में प्लस आईसी, आईसी कितना है 0.96, तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.96 डिवाइड बाई दैट विल बिकम 1, तो आपकी जो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी कितना आ जाएगा, 0.96। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 19। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया कि करंट गेन 100, वोल्टेज गेन इज लेस देन 1 और आउटपुट रेजिस्टेंस इज दिस वन आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। अच्छा चलिए एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, आपको इस जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ थोड़ा सा इसको अच्छे से सुनना, 100% गारंटी है एक या दो क्वेश्चन इस टेबल से आपको जरूर मिलने वाले। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम तीनों कनेक्शन को कंपेयर करते हैं, कौन कौन, कॉमन इमीटर, कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर, और जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे पॉइंट्स को मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको कम टाइम में ज्यादा कुछ चीजें पता चल जाए। तो देखिए एक होता है कॉमन बेस और एक होता है कॉमन इमीटर
अभी यहाँ पे डायग्राम नहीं बना रहा क्योंकि उतना टाइम हमारे पास नहीं है। कॉमन इमीटर और एक होता है कॉमन कलेक्टर। ठीक है, तो याद रखिए ये जो कॉमन बेस में क्या होता है, अल्फा, करंट गेन इज अल्फा, क्या होता है, आई सी अपॉन आई ए। कॉमन मीटर में क्या होता है, बीटा, बीटा इज व्हाट, आई सी अपॉन आई बी। और गामा कॉमन कलेक्टर में वो क्या होता है, आई सी अपॉन, सॉरी, आई ई अपॉन आई बी। ठीक है, दिस इज द अल्फा बीटा गामा इन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर कोई बोले कि व्हाट इज द अल्फा, अल्फा इज नियरली इक्वल टू 1, मतलब कलेक्टर करंट नियरली इक्वल टू अमीटर करंट। ठीक है, कलेक्टर करंट इज नियरली इक्वल टू अमीटर करंट, तो अल्फा इक्वल टू 1। और जो बीटा की वैल्यू होती है वो लगभग आपको कहीं 20 से 50 मिल जाएगी, 20 से 100, मतलब मैं एक मैक्सिमम रेंज लेके चल रहा हूँ, तो 20 से लेके 200। और जो गामा होता है दैट इज रिलेशन इज 1 प्लस बीटा, तो बेस बात है थोड़ा सा ज्यादा। आगे देखते हैं। इसके बाद अगर कोई बोले कि व्हाट इज द इनपुट रेजिस्टेंस, किस कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट रेजिस्टेंस कम या ज्यादा होता है, तो देखिए जो आपका इनपुट रेजिस्टेंस है, आपका ये कॉमन बेस में जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, फॉरवर्ड, मतलब फॉरवर्ड में होता है, तो बेस होता है वेरी लो। यहाँ पे क्या होता है, वेरी लो, कितना, 20 ओम के आसपास, मतलब एक रेंज बता रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया रहे। ये भी होता है मॉडरेट टाइप होता है, मतलब अगर उसे हम लो भी बोलते हैं क्योंकि 1 किलो ओम, जो कि इससे तो बहुत ज्यादा है। और इसमें क्या होता है, हाई, कॉमन कलेक्टर का जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो हाईएस्ट होता है, कितना, 500 के। ठीक है, ओके। अब यहीं पे आपसे अगला क्वेश्चन किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन का पूछ लिया जा सकता है कि आउटपुट रेजिस्टेंस क्या, आउटपुट रेजिस्टेंस, तो आउटपुट रेजिस्टेंस इसका क्या होता है, वेरी हाई, जस्ट अपोजिट, अगेन इसका मॉडरेट। तो वेरी हाई एक डाटा भी बता देते हैं आपको कि वेरी हाई का मतलब क्या है कि मेगा ओम में, इन ऑर्डर ऑफ मेगा ओम। ठीक है, और इसका क्या होता है, ये भी आपका लो या मॉडरेट बोल सकते हैं, एक 140 किलो ओम के आसपास, मतलब एग्जैक्ट नहीं होता, ये मत समझना कि सर एग्जैक्ट बता, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब एक रेंज आपको आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ बेसिकली। ठीक है, ओके। अब इसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका इन आउटपुट रेजिस्टेंस कॉमन कलेक्टर का क्या होता है, लोवेस्ट, क्या होता है, लोवेस्ट, कितना, 50 ओम के आसपास। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे एग्जाम में और क्या पूछा जा सकता है, आउटपुट रेजिस्टेंस हो गया, इनपुट रेजिस्टेंस हो गया, तो आपसे अगला पूछा जा सकता है वोल्टेज गेन। क्या पूछा जा सकता है, वोल्टेज गेन। ठीक है, क्या पूछा जा सकता है, वोल्टेज गेन। तो वोल्टेज गेन देखिए होता क्या है, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, आई नॉट इंटू आर नॉट अपॉन आई इन इंटू आर इन। तो आई नॉट अपॉन आई इन दैट इज द करंट गेन, दैट इज द करंट गेन, मतलब अल्फा इस केस में, बीटा इस केस में, गामा इस केस में। तो बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है, आउटपुट रेजिस्टेंस पे। तो आउटपुट रेजिस्टेंस इसका क्या है, हाईएस्ट, इसका मतलब इसका वोल्टेज गेन क्या हो जाने वाला है, हाईएस्ट। और इसका क्या हो जाएगा, हाई होगा, बहुत ज्यादा नहीं, मतलब मॉडरेट बोल सकते हो। और इसका क्या हो जाएगा, लो, लो क्यों, क्योंकि आउटपुट रेजिस्टेंस इज द लोवेस्ट। और इसी तरह अगर हम पावर गेन की बात करें, लास्ट वन, पावर गेन। तो पावर गेन क्या है, पावर गेन इसका होता है, सबसे अच्छा पावर गेन याद रखिए कॉमन इमीटर का होता है। तो हाईएस्ट पावर गेन किसका होता है, कॉमन इमीटर का। यही वजह है मैक्सिमम केसेज में हम कॉमन इमीटर ही यूज करते हैं। और इसका पावर गेन लोवेस्ट होता है, यही वजह कि सबसे कम यूज किया जाता है। और ए होता है आपका मॉडरेट। तो आई होप एक आपको आइडिया सा लग चुका होगा। ठीक है, अगर आप ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको लगे तो एक बार फिर से रिवाइंड करके आप इसे देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन तो आपका, एक या दो क्वेश्चन मैं गारंटेड के साथ बोल सकता हूँ कि मतलब आ सकता है मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेपर में आते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है, करंट गेन इज 100, वोल्टेज गेन इज लेस देन 1। तो वोल्टेज गेन लो किसका होता है बेसिकली, लोवेस्ट अगर वोल्टेज गेन की बात करें तो किसका है बेसिकली, यहाँ पे देखिए वोल्टेज गेन किसका लो है, कॉमन कलेक्टर का। ठीक है, वोल्टेज गेन इज लोवेस्ट किसका है, क्यों, क्योंकि आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है, और इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, तो obvious सी बात है वोल्टेज जो आपका गेन होगा दैट विल बी लेस देन 1। तो वोल्टेज गेन से ही मुझे आइडिया लग चुका है कि ये क्या है, दैट इज कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और आउटपुट रेजिस्टेंस दैट इज आपका यहाँ पे 50 ओम, मतलब कहने मतलब लो है बेसिकली। ठीक है, क्योंकि जो आपका वोल्टेज गेन होता है क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। मैं फिर से बता दूं, वोल्टेज गेन क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। और यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, आई नॉट इंटू आर नॉट
आई इनपुट अपॉन आर इनपुट। तो यहाँ पे देखिए इनपुट रेजिस्टेंस कॉमन कलेक्टर का बहुत ज्यादा और ए बहुत कम। ए क्या है लेस और ए हाई है, तो obvious सी बात है ये वैल्यू क्या होगी लेस देन 1। सो आंसर विल बी सी कॉमन कलेक्टर। आगे देखते हैं 21। ओके, फॉर अ सिंगल स्टेज एम्पलीफायर कलेक्टर आर एल इनपुट रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज गेन। अच्छा ये तो एकदम सेम क्वेश्चन में आ गया। वी नॉट इक्वल टू अभी क्या बताया आउटपुट अपॉन इनपुट। यहाँ पे क्या हो जाएगा आई नॉट इंटू आर नॉट, या फिर आउटपुट पे क्या है लोड रेजिस्टेंस आई नॉट इंटू आर एल इंटू आई इनपुट इंटू आर इनपुट। तो आई नॉट अपॉन आई इन इस करंट गेन है, और ए बेसिकली क्या है बीटा। तो यहाँ पे क्या हो गया बीटा इंटू आर एल की वैल्यू कितनी है 5000 और आर इनपुट की वैल्यू कितनी है 500। तो ये आपका यहाँ से कितना हो गया 10 आ गया, मतलब 10 का। तो बेसिकली जो आपका वोल्टेज गेन हो जाएगा कितना हो जाएगा 50 इंटू 10, क्योंकि बीटा की वैल्यू कितनी है 50। तो आंसर इज 500। सो आंसर विल बी डी। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था 21। ओके 22 देखते हैं क्या बोला गया है। 22 में आपसे ये बोला गया है कि द सर्किट यूज टू स्टेबलाइज। देखो ऑपरेटिंग पॉइंट को स्टेबलाइज करना क्यों जरूरी है उसका थोड़ा सा मतलब समझो। ट्रांजिस्टर में क्या होता है कि एक अर्ली इफेक्ट या फिर बेस विड्थ मॉड्यूलेशन होता है। मतलब जैसे ही आप कलेक्टर बेस का वोल्टेज बढ़ाते हो, ठीक है, डिप्लीशन रीजन क्या होती है विड्थ की बढ़ जाती है रिवर्स बायस में। ठीक है, और उसकी वजह से जो बेस में थोड़ा सा क्या हो जाता है अंदर की तरफ और ज्यादा पेनिट्रेशन हो जाता है बेस के अंदर। तो उसकी वजह से बेस विड्थ क्या हो जाती है घट जाती है। ठीक है, और टेम्परेचर क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजिली पास होने लगते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है और कलेक्टर करंट भी इंक्रीज हो जाता है। तो अब एक कलेक्टर करंट इंक्रीज करता है टेम्परेचर को और टेम्परेचर करता है कलेक्टर करंट को, तो इससे हमारा ट्रांजिस्टर डैमेज होने का खतरा हो जाता है। तो इस चीज को रोकने के लिए हमें उस ट्रांजिस्टर को क्या करना पड़ता है ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को बायसिंग देनी पड़ती है, जिससे कि वो क्या जिसको क्या बोलते हैं बायसिंग सर्किट डिजाइन करना पड़ता है जिससे कि वो स्टेबलाइज हो, मतलब वो जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो लिमिटेड रहे ज्यादा ना हो। तो इसके बहुत तीन टाइप्स होते हैं। तो कौन कौन टाइप्स हैं इमीटर रजिस्टर बायसिंग है, वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग है और बेस रजिस्टर बायसिंग है। बट ये बायसिंग जब आपको पूरा कोर्स में पढ़ाया जाएगा तो आप वहां पे देखोगे कि एक्चुअली इसमें पूछा क्या है कि विच ऑफ द नॉट अ बायसिंग सर्किट। तो ये नहीं होता बायसिंग सर्किट। करंट डिवाइडर बायसिंग इज नॉट द बायसिंग टू स्टेबलाइज द ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। ठीक है, बाकी के तीनों स्टेबलाइज करते हैं। आगे देखते हैं 23। तो 23 क्या कैपेसिटेंस ऑफ अ टिपिकल आरसी कैपेसिटर फॉर अ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। तो ये आप एक तरीके से डाटाबेस क्वेश्चन इसको समझ सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 24 अगेन डाटाबेस क्वेश्चन। तो विच इज द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर प्रोग्रामेबल कंट्रोलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैंने आपसे पहले ही बोला कि डाटाबेस क्वेश्चन के लिए आप यही कर सकते हो, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता। बेसिकली ये होता है कि हाँ चीजें पहले से डिटरमाइंड है, आपको उसे याद करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप एक अलग से नोट्स बना लो। ठीक है, वो आपके लिए बेस्ट होता है। Again 25 counter used in PLC do the same function as the mechanical counter can do. Which of the following is not a counter instruction? So that is C, CTS. Question number 26। तो 26 में क्या है आपका कि 8085 माइक्रो कंट्रोलर हैज हाउ मेनी जनरल पर्पज रजिस्टर। तो यहाँ पे आंसर तो इसका ही हो जाएगा, बट अभी मेरा मेन कंसर्न है 8085। तो याद रखिए 8085 में जनरल पर्पज रजिस्टर कितने होते हैं 6। कौन कौन से बी सी डी ई एच एल, दीज आर द जनरल पर्पज रजिस्टर। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है स्पेशल पर्पज रजिस्टर होते हैं लाइक एक्यूमुलेटर हो गया, प्रोग्राम काउंटर हो गया, स्टैक पॉइंटर हो गया, या फिर स्टेटस रजिस्टर हो गया, या फिर टेम्पोररी रजिस्टर हो गया। दीज आर द स्पेशल पर्पज रजिस्टर। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे बोलूं कि आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी जनरल पर्पज रजिस्टर इन 8085, आंसर इज 6। ठीक है, और स्पेशल पर्पज में एक्चुअली दो टाइप के होते हैं, एक यूजर एक्सेसिबल होता है, एक यूजर नॉट एक्सेसिबल होता है। वो सारी चीजें अपन फुल कोर्स में जब पढ़ाते हैं तो काफी डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 26 का बी। बट यहाँ पे 8051
का पूछा है, 8085 का नहीं पूछा है। बट एग्जाम में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 8085 के आते हैं, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे आपको बता दिया। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 27, अ कैपेसिटर हैविंग द रेटिंग ऑफ 50 माइक्रोफैरड 6 वोल्ट एंड प्लस साइन नियर टू द, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, दिस इज द कैपेसिटर मस्ट बी एन इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। ठीक है, ओके। 28, द वैल्यू ऑफ द रजिस्टर हैविंग रेड रेड ग्रीन, तो आपको इसके लिए याद रखना पड़ेगा कि क्या होता है बी बी रॉय। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यही से हो जाएंगे, और आगे भी है GBW। ठीक है, तो ब्लैक एंड ब्राउन एंड देन रेड, तो इसका 0, इसका 1, इसका 2। यहाँ पे देखिए रेड 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 है, तो जो पहला डिजिट होता है, देखिए दो चीजें हैं उसी नंबर को बताने के लिए, फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट इनटू 10 के पावर आपका एक थर्ड डिजिट, उसके बाद प्लस माइनस x%। ठीक है, तो आप सबको समझिए, ये जो आपका पहला कलर होता है, ये पहला कलर होता है, ये आपका यहाँ का डिजिट बताता है। तो पहला रेड है तो रेड यहाँ पे बता दिया 2, अगेन रेड है तो अगेन इसने बता दिया 2, इंटू जो तीसरा रेड है वो क्या बता रहा है कि 10 के पावर कितना होने वाला है। ये माइनस मत समझना है, मैंने प्लेस दिखाया हुआ कि इस प्लेस पे कुछ ना कुछ आएगा, तो 10 के पावर 2 प्लस माइनस। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे कौन सा कलर दिया हुआ है, गोल्ड, तो गोल्ड के लिए जो टॉलरेंस होता है वो होता है प्लस माइनस 5%, जो सिल्वर के लिए होता है वो प्लस माइनस 10%, और जब कोई कलर नहीं हो तो प्लस माइनस 20% होता है। तो यहाँ पे गोल्ड के लिए 5% है, तो यहाँ पे प्लस माइनस 5% आपका हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से क्वेश्चन का आंसर देखें, तो 20 इंटू 10 के पावर 2 प्लस माइनस 5%, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 2 प्लस माइनस 5%, या फिर 2.2 किलो ओम। सो आंसर विल बी बी। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 29, तो लेजर की रेटिंग की बात करी है, तो लेजर की रेटिंग जो है वो कहाँ तक यूज किया, 3.5 किलो एम्पियर से 2 वोल्ट तक। 30, तो देखिए यहाँ पे 50 थायरिस्टर 50 एम्पियर, देखो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि दो थायरिस्टर हैं, क्या है, दो थायरिस्टर हैं। अब ये दो थायरिस्टर में, मतलब यहाँ सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है, दो थायरिस्टर हैं, इनको आपस में जोड़ा गया है। ठीक है, एक की रेटिंग कितनी है 50 एम्पियर, एक की रेटिंग कितनी है 50 एम्पियर, और एक की रेटिंग कितनी है 150 एम्पियर। ठीक है, 50 एम्पियर एंड 150 एम्पियर। अब इसने इन्होंने बोला है कि अगर नॉर्मल सिचुएशन में यहाँ पे जो ड्रॉप होता है दैट इज 1.5, एंड आपका जो दूसरा है 1.2, तो इन्होंने ये बोला है कि इसमें कितना रेजिस्टेंस और ऐड कर दिया जाए, द वैल्यू ऑफ आर, सेम वैल्यू ऑफ रजिस्टर कितना ऐड कर दिया जाए कि ये अपना जो टोटल करंट है 250। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल गलत है एक्चुअली, अगर इनको क्वेश्चन में ये देना चाहिए था कि 200 देना चाहिए था, क्योंकि मैक्सिमम करंट दैट इज पॉसिबल दैट इज 200 ओनली, क्योंकि इससे अगर रेटेड है 50 एम्पियर से ज्यादा पे डैमेज हो जाएगा, तो 250 एम्पियर करंट को कैसे ले जा सकता है, सोचने वाली बात। बट स्टिल इन्होंने दिया हुआ है, तो अपन सॉल्व करते हैं, अपन यही समझ के सॉल्व करेंगे कि हम मैक्सिमम करंट फ्लो करा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ का पोटेंशियल सेम है, तो यहाँ का ड्रॉप कितना है 1.5 प्लस 50 इंटू आर इज इक्वल टू 1.2 इंटू सॉरी 1.2 प्लस प्लस कितना हो जाएगा आपका 150 इंटू आर। तो यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व करें, कितना आ जाएगा 100 आर इक्वल टू 0.3 एंड आर इक्वल टू 0.3 डिवाइड बाई 100, आंसर विल बी 0.003 ओम। है कोई ऑप्शन, हाँ जी ऑप्शन तो है, तो आंसर विल बी सी। तो देखो मैंने ऐसा किया क्यों, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पोटेंशियल सेम है, तो 1.5 प्लस 50 इंटू आर। बट याद रखिए हमने यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लिया है कि जो रेटेड करंट है उसी को हमें फ्लो कराना है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में यहाँ पे इनको थोड़ा सा ये करना चाहिए था कि 200 देना चाहिए था, क्योंकि अगर ये 250 दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं दोनों के दोनों थायरिस्टर आपके डैमेज हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि दोनों को ऐड करने पे मैक्सिमम जब फ्लो कराएंगे तब दोनों का कितना आ रहा है 200, और हम 250 कैसे फ्लो करा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है,
यहाँ से आप इतना देखिए और मतलब कॉन्सेप्ट सीखिए। बेसिकली ये जो पेपर कराने का आपका पर्पस, जिस पर्पस से मैं करा रहा हूँ पेपर, उसका पर्पस एक ही है कि आप जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम लास्ट टाइम कॉन्सेप्ट है वो आपके रिवीजन करा सकूं विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, ओके, थैंक यू।